रचनावाद या निर्मितवाद ये कहता है कि बच्चे एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इसमें वाइगोत्स्की आते हैं जिन्हें हम सामाजिक रचनावादी कहते हैं, पियाजे आते हैं, ब्रूनर इसके अंदर भी आते हैं, याद रखिएगा। ठीक, भारत में मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें सीधे तौर पर आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत के अंदर कब खोली गई, कहां खोली गई। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है ना, पहली प्रयोगशाला अगर मनोविज्ञान की आपसे पूछे तो वो आपका जवाब क्या होगा? तो वो आपका जवाब होगा मनोविज्ञान की भारत में पहली प्रयोगशाला। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, तो क्या जवाब होगा? भारत की बात कर रही हूं मैं, यानी पूरे भारत में मनोविज्ञान की पहली लैब कब खुली, पहली प्रयोगशाला। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीटेट का नेचर इस तरीके का है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत में पूछा है मैंने, गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया। 1916, कहां? 1916 में, कहां? 1916 में। और कहां पर? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली गई थी। और उसमें आपका साइकोलॉजी का एक विभाग खोला गया था जिसके प्रमुख कौन थे? M.N. सेन गुप्ता। कौन थे? M.N. सेन गुप्ता, है ना। तो याद रखिएगा M.N. सेन गुप्ता साहब क्या थे? इस मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो कि 1916 में खोली गई, कहां खोली गई बेटा जी? कलकत्ता में। उसके क्या कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे उसके क्या कहे जाते हैं? अध्यक्ष कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला पूछे, कहां पूछ ले? यूपी में पूछ ले। कहां पूछ ले बेटा जी? उत्तर प्रदेश में। भारत की जगह पूछ ले उत्तर प्रदेश, भारत की जगह क्या पूछ ले? उत्तर प्रदेश। तो वो 1947 में इलाहाबाद में खोली गई। ये जब 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तब खुलती है, लेकिन इसकी सिफारिश 1935 में ही आचार्य नरेंद्र देव समिति ने कर दी थी। तो याद रखिएगा, मेरी बात को महत्वपूर्ण तौर पर याद रखिएगा, दोनों में अंतर है और आपको दोनों बातों को समझना होगा। 1947 में कहां खोली जाती है? इलाहाबाद प्रयागराज में। 1935 की आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर। और बाकी आपको अगर कहा जाए पूरे भारत में पहली कब, तो 1916 में। पूरे विश्व में पहली कब लैब पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा NAOP नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, इसकी स्थापना 1989 में होती है। भारत में साइकोलॉजिस्ट का, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका NAOP एक प्रमुख संगठन है। 31 जुलाई 1990 में भुवनेश्वर में इसे रजिस्टर किया गया। इसके पहले संयोजक अजीत के मोहंती को रखा गया। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में बनी थी। भारत के अंदर आपके मानसिक तौर पर आपको कोई बीमारी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो न्यूरो साइंस और मेंटल हेल्थ इसका एक कंबाइंड जो संस्थान है वो कहाँ है? बेंगलोर में है, जिसको बोलते हैं निमहंस। क्या बोलते हैं? निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंसेस। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपको याद रखना है कि 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पहला, है ना, एक डिपार्टमेंट खोला गया जिसके अध्यक्ष भी यही थे, M.N. सेन गुप्ता। और फिर इसी डिपार्टमेंट में एक साल बाद 1916 में मनोविज्ञान की भारत की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई। ठीक है, मेरी बात को याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। आ जाइए तब तक सिगमंड फ्राइड साहब। तो सिगमंड फ्राइड साहब बड़े रोचक आदमी, 1900 में ये एक मनोविश्लेषणवाद, एक अपना संप्रदाय शुरू करते हैं। क्या नाम रखते हैं उसका? उसका नाम रखते हैं क्या? सिगमंड फ्राइड साहब ने उसका नाम रखा मनोविश्लेषणवाद। यानी मन का मतलब आपका मन, और उसको विश्लेषण यानी एनालाइज करना। तो आपके साइको को एनालाइज करना। अब याद रखिएगा कि मनोविश्लेषणवाद में स्थलाकृति सिद्धांत, जिसे आप आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हो, क्या कहते हो? जिसे आप आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हो,
स्थलाकृति सिद्धांत। क्या नाम दिया? स्थलाकृति सिद्धांत यानी आइसबर्ग। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब बर्फ की चट्टान की थ्योरी। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान का मन जो है वो पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ की तरह है, और मन को साहब 3 भागों में बांटा। तो लोगों ने कहा बताइए, क्लियर नहीं दिख रहा? किसको नहीं बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा क्या? पीले पीले फूल का रस बताएं एक बार, बताएं क्या क्लियर नहीं दिख रहा? मुझे तो क्लियर दिख रहा है लाड़ो, एकदम मस्त दिख रहा है। बताइए एक बार चश्मे की धूल साफ करो अपनी, फोन पे देखो धूल तो नहीं है। देखो 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 जल्दी देखो, ऑल क्लियर है बेटा। आज तो कहा पानी में तैरते हुए बर्फ की चट्टान की तरह। तो इन्होंने कहा हाँ, आपके दिमाग को आप 3 भागों में बांटिए। एक दिमाग का वो हिस्सा जिसको जो आपको कॉन्शियसली किसी काम को कराता है, जिसमें आप खूब सोच समझकर विचार करके अच्छे तरीके से निर्णय लेते हो कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बुरा होगा, आज अगर मैं ये वाला काम करूं तो मेरा क्या नुकसान होगा। तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्शियस ब्रेन यानी चेतन मन। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अर्धचेतन। अर्धचेतन यानी सब कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस के बाद वाला सब कॉन्शियस। कई बार याद करी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनकी स्मृति धुंधली होने लगती है, लेकिन जब आप दिमाग पर जोर डालते हो याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानकारी आपके एक्टिव ब्रेन में नहीं थी, कहाँ थी? सब कॉन्शियस ब्रेन में थी। कहां पर थी? सब कॉन्शियस ब्रेन में थी। और तीसरा होता है साहब जिसे कहते हैं अचेतन मन। क्या कहते हैं? तीसरे को कहते हैं अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस ब्रेन। क्या कहते हैं गुड्डा? अनकॉन्शियस ब्रेन, अचेतन मन। वो आपका 90% यानी पानी की चट्टान, बर्फ की चट्टान की तरह अगर आपके दिमाग को माना जाए तो आपका कॉन्शियस ब्रेन यानी चेतन मन केवल 10% है जो ऊपर दिखाई देता है। बाकी सारा हम किस तरीके की व्यक्ति हैं वो 90% हमारा अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन है। क्यों? क्योंकि उस अचेतन मन में हमने अपनी गंदी यादें छुपाई हुई होती हैं, कड़वी यादें छुपाई हुई होती हैं, अतृप्त इच्छाएं छुपाई हुई होती हैं, अपनी विलासिता, लग्जरी, अय्याशी भरी इच्छाएं छुपाई होती हैं, सेक्सुअल डिजायर छुपाई होती हैं, दुख भी छुपाए होते हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं आपके बिहेवियर में ये 90% जो पानी के नीचे है यानी अचेतन मन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप सोचिए ना, आपके वो किसी ने मूवी देखी? एक मैं बताती हूँ, एक मूवी आई थी काजोल की बहुत सालों पहले, आशुतोष राणा उसके अंदर भाई साहब विलन आदमी थे, और जब जब स्क्रीन पर आशुतोष राणा आता था हमारा तो दिल एकदम मुंह को आ जाता था। हम तो ये कहते थे अरे आ गया आ गया, हम ऐसे बोलते थे जैसे हमारे सामने आ गया, भाग जा, क्या कर रही है, मत खोल दरवाजा, मत खोल। आशुतोष राणा उसमें इतना खतरनाक आदमी था, रेपिस्ट था, और क्या करता था, एक डाक जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें काम करता था, पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, काम करता था। तो आप इस बात को समझिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्यों ही पता लगेगा बेटा जी, तो आप सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रहे होंगे, ठीक है ना, आप सामान्य लोगों की तरह जीवन जी रहे होंगे कि वाह वाह बढ़िया, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। फिर एक दिन तुम ऐसा काम कर दोगे कि भैया सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो है साथी का एक व्यक्ति, इसका नाम आ रहा है, इसको रेपिस्ट बोला जा रहा है, और साहब इसके बारे में कृत्य बताया जा रहा है, ये पुलिस के सामने ये तो ऐसा व्यक्ति था ही नहीं, बात करने से ऐसा लगता ही नहीं था। फिर पता लगता है नहीं 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 इसके तो खिलाफ सबूत भी मिल रहा है, तो भाई साहब इसने कांड किया। तो आपके अचेतन मन में आप किस तरीके के व्यक्ति, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो आपके, तो आप ये 90% कैसे आदमी हो, ठीक। फिर इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं, इन्होंने कहा पर्सनालिटी के भाई साहब 3 भाग, जैसे इन्होंने कहा ना कि आपके मन के 3 हिस्से कौन कौन से, कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन, अचेतन, अर्धचेतन।
ऐसे ही सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा तुम्हारी पर्सनालिटी में दानव, मानव और देवता मौजूद है। आपने कई बार देखा होगा कि मूवीज देखते हो या मूवीज नहीं देखते हो तो कोई टीवी सीरियल तो देखते ही रहे होगे, तो उनके अंदर हमेशा ये दिखाया जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के मन में एक विरोधाभास पैदा होता है कि ये करूं या न करूं, तो उस व्यक्ति के दो छोटे छोटे रूप उसके कंधों पर दिखाए जाते हैं। एक दिखाया जाता है राक्षस वाला, एक दिखाया जाता है ऐसा परी। तो वो बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम सब जो व्यक्ति हैं, हम सब जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे अंदर देवता, दानव और मानव तीनों मौजूद हैं। और आपने सुना भी होगा, हम सब कहते हैं कि अरे इंसान के अंदर ही देवता और दानव और ईश्वर मौजूद है। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड ने बड़ी गजब की बात कही कि गत्यात्मक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी, कि हमारी पर्सनालिटी में गत्यात्मकता यानी पर्सनालिटी में डायनेमिक्स बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? यानी हमारी पर्सनालिटी में कभी हम देवता भी हैं, कभी दानव भी हैं, कभी मानव भी हैं। तो कहा हमारी पर्सनालिटी में इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन तरीके की पर्सनालिटी हर व्यक्ति की होती है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड किससे जुड़ा हुआ है? ये जन्मजात है, सुखवादी है, अपने सुख से। तो कौन जन्मजात है? तो आप कहेंगे दीदी इड, जिसको हिंदी में बोलते हैं इदम, इड जिसको हिंदी में कहते हैं इदम। इस इदम में क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि इड जो है, ये जो इदम है, ये क्या करता है? ये आपके अचेतन मन से जुड़ा है। ये आपके अंदर का दानव है। ये आपकी वो सभी अतृप्त इच्छाएं, अचेतन मन या अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या है? आपको वो चीज नहीं मिल रही, वो इच्छा आपको किसी से प्रेम था, उसने आपको वो प्रेम नहीं दिया, इच्छा दबा दी। आप किसी से बदला लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, कमजोर थे, वो इच्छा दबा दी। ये सब अचेतन मन में दबती जा रही है। आपके मन में है ना, बेशक सामने नहीं दिखी, फिर एक दिन तुम अपरिचित बन जाओगे बाल और कहोगे तुम भी पापम। ठीक, तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी में जो सुखवादी है, जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद है। उसका अपना मन क्या है? सुखवादी। वो ये चाहता है मुझे सुख मिले। यह आपके अचेतन मन से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके अचेतन मन में आपकी दबी हुई इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, कड़वी यादें, दुख, सेक्सुअल डिजायर हैं जो आपके सुख को चाहती हैं। ठीक सा? फिर आता है ईगो यानी अहम। ये आपके कॉन्शियस मन से जुड़ा हुआ है, ये समाज के साथ जुड़ा हुआ है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ये आपको मना करता है कि भाई देख, ये इड, ये राक्षस जो तुझे कह रहा है वो नहीं करना। तू समझदारी से, वास्तविकता से, समाज से जुड़ा हुआ आदमी है, तू मानव है, तू सोच तुझे क्या करना है। तो ये कुसमायोजन से बचाता है। ये समाज में माल एडजस्टमेंट से अगर आपके अंदर इड की अधिकता यानी आप दानव, आप इस समाज में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप में सुपर ईगो की अधिकता हो जाए, आप देवता हो जाओ, तो भी आप इस समाज में क्या एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आपको ईगो का बैलेंस चाहिए। फिर आता है सुपर ईगो, परा अहम। सुपर ईगो 10 साल के बाद देखते इंसान में देवता है। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति आदर्श, नैतिकता इनको अधिकता देता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये गलत नहीं करूंगा, मेरे करने से तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो ये भी अगर आपके अंदर ज्यादा हो गया, आप ज्यादा देवता हो जाओगे तो कुसमायोजन का कारण देगा। तो याद रखिएगा कि मनोविज्ञान के अंदर सिगमंड फ्राइड साहब ने डायनेमिक थ्योरी में, गत्यात्मक सिद्धांत में कहा एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों होते हैं। इड क्या है? इदम, जन्मजात है, सुखवादी है, इसीलिए ये अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, ये आपके मानव के अंदर दानव है। फिर आता है क्या? ईगो, अहम, जो मानव के अंदर मानव है, वास्तविकता से जुड़ा है, चेतन मन से जुड़ा है, जो आपको गलत नहीं करने देता, आपको कुसमायोजन से बचाता है। फिर आता है सुपर ईगो, जो आदर्शवाद, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। किससे? आदर्शवाद, नैतिकता से जुड़ा हुआ है, कुसमायोजन का कारण बनता है। आगे बढ़े। फिर एक और सिद्धांत इन्होंने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जिसको आप कहते हो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में
सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा हाँ कि यार, हम भाई जो जाओ भी जाओ, काम टेंट करते मालिक हुए, हैं उसके ये अंदर दुकान मालिक, सेक्सुअलिटी हम किसान यानी नहीं, कामुकता यानी सेक्स की इच्छा दिखाई देती। लोगों ने कहा कैसी बातें करते हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सेक्स की इच्छा है। बोले हाँ। तो इन्होंने कहा कि साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक या मनोकामुकता का सिद्धांत, इसकी इन्होंने 5 स्टेजेस बताई। उसका कोड है OAPLG, ओए पलग, ओए पलग, OAPLG। इसमें इन्होंने कहा सबसे पहली स्टेज है ओटिज्म। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से लेकर 1.5 साल तक वो इस स्टेज में रहता है। इसे हम बोलते हैं मुखी अवस्था। इसमें कामुकता का क्षेत्र उसका मुंह है और वो हर चीज मुंह में डालता है, उसको अच्छा लगता है। क्यों? आपने उसको निप्पल नहीं दी तो वो अपना मुंह में हाथ डालेगा, आप उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ भी छोड़ दोगे उसे लेकर मुंह में डाल देगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उस बच्चे की सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं उसको मजा आ रहा है, उसकी कामुकता, उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही है क्योंकि उसकी कामुकता का क्षेत्र मुख्य है। तो क्या करा जाए इसको फिक्सेशन करने अब के इतने ना लिए? पढ़ रहा ना कुछ नहा नहीं यानी आ रहा, अब भाई नहर आ जाए, के साथ अब साथ दस दिन भोजन में शुरू किया जाए। क्या किया जाए? भोजन भी शुरू किया जाए। फिर आती है एनाल स्टेज, गुदी अवस्था, 1.5 से लेकर 3 साल का बच्चा। इसमें कामुकता का क्षेत्र एनस यानी गुदा है। इसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कराओ। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ना अपनी सूसू पॉटी में छई चपा छई करता है, यानी अपनी सूसू पॉटी में खेलता है। आपने देखा है ना 1.5 से 3 साल के बच्चे, आप 2 मिनट के लिए उनको अंडरगारमेंट मत पहनाओ तो वो अपने अपने हाथों से अपने जेनेटाइल ऑर्गन जननांगों से खेलने लग जाते हैं। अपनी सूसू पॉटी में ही साफ मत करो तो उससे खेलने लग जाते हैं। तो बोले ये कामुकता का क्षेत्र एनस गुदा है। ठीक। फिर तीसरी स्टेज फैलिक स्टेज कहलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं लैंगिक अवस्था, 3 से लेकर 6 साल। अब देखो 3 से लेकर 6 साल को आप अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हो। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है कि इस स्टेज में बच्चा कहाँ जाता है बेटा जी? इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, प्ले स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये 2 ग्लैंड जो हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये 2 ग्रंथियां जो हैं वो परिपक्व होने लगती हैं। ऑडिपस और इलेक्ट्रा, तो याद रखना, ऑडिपस से याद रखना, ऑडिपस यानी मम्मी का ऑक्टोपस और इलेक्ट्रा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिजली क्या है? गुड़िया यानी बेटी। तो ऑडिपस का मतलब बॉयज जो होते हैं वो अपने पिता के प्रति जलन यानी सेम जेंडर के प्रति जलन और अपोजिट जेंडर के प्रति प्रेम रखने लगते हैं, माँ के प्रति प्रेम। और इलेक्ट्रा गर्ल्स में होती है जिसमें लड़कियां अपोजिट जेंडर के प्रति प्रेम यानी पिता के प्रति प्रेम और सेम जेंडर के प्रति जलन यानी माँ के प्रति जलन पैदा करने लगती है। तो यहाँ पर आप व्यवहार कैसे सुधार सकते हो कि बच्चे के अंदर ये व्यवहार है? तो आपने देखा होगा 3 से लेकर 6 साल के बच्चे को देखना, अगर लड़का होगा और पापा बैठे हों, है ना, और मम्मी भी बैठी हुई और पापा गलती से मम्मी के ऊपर ऐसे हाथ रख दें तो ये जो छोटा सा बच्चा होगा ना, ये हाथ हटा देगा, हटाओ मेरी मम्मी है, और घुस जाता है, हटाओ मेरी मम्मी है। ठीक है ना, ये रहता है। और वहीं अगर लड़की हो और मम्मी आके पिताजी के पास आपके ऐसे बैठ जाए तो लड़की को लगता है आगे चौड़ा है। तो माँ के प्रति जलन कि मैं पैदा हो गई होती ना सही समय पर, मैं अपने पापा को बचा लेती। तो ये जो व्यवहार है, नेचुरल व्यवहार है, जिसके प्रति सिगमंड फ्राइड साहब कह देते हैं कि ये कामुकता है फैलिक स्टेज की। फिर आती है कौन सी आपकी, हाँ, इसमें स्त्रीकरण कैसे करेंगे कि आप अपने सेम जेंडर, जैसे लड़के को पापा को आदर्श के रूप में दिखाना चाहिए, लड़की को माँ को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि देखिए आपकी माँ कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। तो वो आदर्श के रूप में जब आपको सेम जेंडर दिखेगा तो आप उसके प्रति जलन का भाव नहीं रखेंगे। फिर आती है लेटेंट स्टेज, सुप्त। लेटेंट का मतलब होता है सुप्त। सुप्त यानी सो जाना, अदृश्य। यानी अब आपकी उम्र 6 से लेकर 12 साल है, आपकी कामुकता सो गई है क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, अब आपके दोस्त बन रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं तो आप इनके साथ में झूठ बोलना भी सीख रहे हो, आप इनके साथ अन्य चीजें भी सीख रहे हो। फिर आती है जेनेटाइल स्टेज, जननेंद्रिय अवस्था। क्या आती है? जेनेटाइल स्टेज यानी जननेंद्रिय अवस्था, यानी 12 साल से ऊपर के हो, किशोरावस्था में हो, अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के प्रति आपकी कामुकता हो सकती है। ठीक है ना साहब? तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा ये कामुकता का आपका काम है। ठीक। सिगमंड फ्राइड साहब के कुछ शब्द और हैं, जैसे नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब है स्वमोह,
यानी खुद पर ही मोहित होना, खुद से प्रेम, स्वमोह, नार्सिज्म, खुद से प्रेम करना। इसमें इंसान को नार्सिस्ट अगर कोई व्यक्ति ज्यादा है, छोटा बच्चा नार्सिस्ट होता है, किशोरावस्था में भी व्यक्ति को स्वमोह, खुद से ज्यादा प्यार होता है, ठीक है ना। तो हम ये कहें कि इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति बहुत हद तक नार्सिस्ट होगा तो उसे दूसरों की पीड़ा में मजा आएगा। लिबिडो को इन्होंने क्या कहा है, जीवन ऊर्जा या काम ऊर्जा नाम दिया है। इन्होंने दो तरीके की मूल प्रवृत्ति बताई है किसने, सिगमंड फ्राइड ने। एक बताई जीवन मूल प्रवृत्ति जिसका नाम रखा इरोस, एक बताई मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसका नाम रखा थैनाटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति, जैसे आप खुश रहने वाले आदमी हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, सहयोग से रहते हैं, तो आपके अंदर जन्म से ही कौन सी मूल प्रवृत्ति है, जीवन मूल प्रवृत्ति, जिज्विषा, इरोस है। आप चढ़ेकले मतलब चिड़ोकले आदमी है ना, जलनखोर आदमी है, तो आपके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति है, तो आप कहेंगे आपके अंदर मूल प्रवृत्ति है थैनेटोस। आप चिड़ोकले आदमी हो, आप दूसरों से क्या करते हो, जलने वाले आदमी हो। आप क्या करने वाले आदमी हो, दूसरों से जलने वाले आदमी हो, ठीक साहब। अच्छा, अब देखो यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी ताकि हमारा पहला सिद्धांत यहीं की यहीं खत्म हो जाए। पहला सिद्धांत हमारा यहीं की यहीं खत्म हुआ। देखते हैं साहब, आप बताइए, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप 1 2 3 करके एक साथ संयुक्त रूप से हर बच्चा जवाब देगा। देखते हैं कितना अच्छा आपका रिवीजन चल रहा है। मैं गारंटी लेती हूं कि आपके 30 में से 30 नंबर अगर आप मेरी तरीके से पढ़ रहे हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, और मैं आपको इन्हीं क्लासेस में हर एक चीज याद कराऊंगी। आपका कॉन्फिडेंस ही बदल दूंगी मैं कि हाँ, आपको अपने आप लगेगा कि अगर हम दीदी के बताए तरीके से पढ़ेंगे तो हम इस क्लास को हम हमेशा अपने नंबरों को बेहतर कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा है कि मैं आपके लिए कल से पुनः इस बात को शुरू कर रही हूँ कि टॉपिक वाइज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, बेटा ये तो करने ही करने, टॉपिक वाइज कल से फिर से 5 बजे की जो मेरी क्लास रहती है उसमें मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाना शुरू करूंगी। तो डेटा बेटा बचा के रखना, ये कोई ना कहे दीदी डेटा नहीं है, पोर्ट कर लो बेटा जी, पोर्ट कर लो, क्योंकि आने वाली है जॉब की वैकेंसी, भाग्य बदल जाएंगे साहब। बेटा यकीन मानना, वो माँ का हाथ जो तुम देखते हो कि रोटी बनाने में जलता है, वो माँ का वो पसीना जो तुम देखते हो कि काश मेरे घर में भी कूलर हो, पंखा हो, एसी हो कि मैं अपनी माँ को एकदम बढ़िया ठंडे उसमें बैठा सकूं, वो जो तुम्हारे घरों में आज इन्वर्टर नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ साहब, आप में से बहुत सारे बच्चे है ना कहाँ होंगे जो नॉर्मल फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली, उससे भी नीचे स्तर में होंगे। बहुत से के घरों में आज भी इन्वर्टर नहीं होगा। खुद यार मेरे घर में 5 साल पहले इन्वर्टर लगा, मेरे घर में नहीं था यार इन्वर्टर। मैंने तो कितने साल कमाया, 5 साल पहले इन्वर्टर लगाया हमने अपने घर में। क्यों? क्योंकि आप एक साथ एक झटके में कहां से लेकर आओगे यार 60-70। आपको कम से कम 2 बैटरी वाला आप एक इन्वर्टर लगवाते हो, बहुत पैसा जाता है यार, मतलब 60-70 तो नहीं जाते, बट देन तो कुछ तो जाता है, महंगा जाता है भाई साहब, महंगी आती है बैटरीज वगैरह। तो ये याद रखना कि ये तुम बदल सकते हो गुड्डा यार, और वास्तव में थोड़ी मेहनत करनी है। तो ये रोना कोई नहीं, कोई सी औलाद न रोए कि दीदी हमारा डेटा खत्म हो गया। पड़ोसी में जिसके पास वाईफाई हो उससे मांग लेना कि भाई साहब ये उधार रहा तेरा हमको, ठीक है ना। पढ़ना जरूर लेकिन यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल ना यहाँ कर दो। तुम जब सुपरटेट में पढ़ रहे हो ना तो तुम ये कहोगे यार दीदी हिंदी हमें आती है, बढ़िया तरीके से पढ़ के बैठे हुए। संस्कृत, जिसका संस्कृत है वो ये कहते हैं दीदी संस्कृत भी हमारा बेस बना हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अंग्रेजी वाला कहते हैं दीदी अंग्रेजी में हमारा बेस बना हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और दीदी कोई दिक्कत नहीं है, ईबीएस हमने कर रखी है, इतनी हमने मैथ्स कर रखी है, या ये कर रखा है। तो तुम उस स्थिति में हो सुपरटेट में, मैंने क्यों, ये हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं मुंह बुरसाना, मैंने क्यों मुंह बरसाया था इस बात पे कि सारे के सारे जो सुपरटेट का सपना देख रहे हैं एक बार यूपी टेट का पेपर जरूर देना। क्यों? क्योंकि तैयारी से पहले जब तुम तैयारी करने के लिए जिद्दोजहद में खुद को तपाते हो ना, तो बेटा निखरता तो वही है यार, ढलता तो वही है जो अपने शेप को बदलने के लिए खुद को तपा देता है। लाख की चूड़ी बनती है ना भाई साहब, लाख भी इतना गर्म ऐसे तपाया जाता है ना कि पूछो मत। सोना तपाया जा रहा है, चांदी पिघलाने के लिए तपाई जा रही है। हर एक चीज जिसको अपना आकृतिकरण करना है, जिसको खुद को बदलना है,
अपनी स्थिति को बदलना है, आग से होकर गुजरना तेरी नियति है मेरे लाल। अब तू समझ ले, तू आग में कूदने को तैयार है अगर मेरे भाई मेरी बहन, तभी बात करना, तभी नियति बदल सकती है, वरना जैसा चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, वो एक अलग बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों का जवाब एक ही बार में सोच समझ कर देना, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, गलत नहीं होना चाहिए, फिर दिल बना के मैं तुम्हें अभी दूंगी। पहला क्वेश्चन मेरे गुड बच्चे, पहला क्वेश्चन मैं ये कह रही हूं कि आपसे ये पूछा जा रहा है ना, कि किस स्टेज में, किस सिद्धांत में या किस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा, किस अवस्था में ऑडिपस व इलेक्ट्रा जो ग्लैंड होती हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। किस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, किस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, किस अवस्था में दिखाई देता है, जल्दी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रही मैं आपसे गुड्डा, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रही हूँ गुड्डा मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले एक ही साथ में जवाब देना, खूब सोच लो, टाइप कर लो पर भेजना मत। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछ रही हूँ गुड्डा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि क्या कहना चाहिए, हाँ, निम्न में से, है ना, निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा, निम्न में से व्यक्तित्व का है ना, व्यक्तित्व का कौन सा रूप क्या है, जन्मजात सुखवादी है, जन्मजात सुखवादी है। अब मैंने निम्न लिख दिया लेकिन तुम खुद बताओगे, मैं तुम्हें ऑप्शन भी नहीं दे रही इसमें। और क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी तरफ से आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्राइड के अकॉर्डिंग मनुष्य के व्यवहार का, फ्राइड के अकॉर्डिंग अनुसार मनुष्य के व्यवहार पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ता है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार का सबसे बड़ा कारण क्या है, कारण क्या है, तो यहां पे बताना। ऑप्शन ए है कॉन्शियस ब्रेन कारण है, कॉन्शियस ब्रेन यानी चेतन मन। ऑप्शन बी दे रही हूं गुड्डा जी, सबकॉन्शियस लाडो। और ऑप्शन सी दे रही हूं अनकॉन्शियस। गुड्डा बताओ जल्दी, और टाइप करके मैं मुड़ के देखूं सोना, तब तक जवाब होना चाहिए बिट्टू, याद रखना क्या जवाब है। अरे क्या किसी ने छेड़ दिया भाई साहब, हाँ, पहले का जवाब फैलिक स्टेज, दूसरे का जवाब इड, और तीसरे का जवाब, बहुत बढ़िया, तीसरे का जवाब क्या है, तीसरे का जवाब अचेतन मन। बहुत बढ़िया, बस यही तो चाहिए तुमसे, इतना ही चाहिए। पहले का जवाब कौन सी स्टेज है, फैलिक स्टेज। दूसरे का जवाब आपका क्या है, इदम जो जन्मजात है, और तीसरे का जवाब अनकॉन्शियस ब्रेन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ, अभी एरिक एरिक्सन को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनका सिद्धांत थोड़ा सा रुक कर आता है, तो वहां हम सब लोग पढ़ते हैं, चलो यहीं पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। तो एरिक एरिक्सन एक ऐसे व्यक्ति जो पहले सिगमंड फ्राइड साहब को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन ये सिगमंड फ्राइड साहब की यार बच्चा भी जो काम करता है उसके पीछे कामुकता है। अरे हमारा अपने माता पिता से प्रेम, किसी एक से ज्यादा प्रेम और किसी से थोड़ा कम प्रेम, ये कामुकता कैसे हो सकती है। मुझे भी बचपन से अपने पापा बहुत पसंद थे, मम्मी तो बाद में पसंद आई हैं, पापा ज्यादा पसंद थे मुझे। क्यों पापा पसंद होने के पीछे का कारण बताती हूँ कि हमारे सोसाइटी में पापा को ग्लोरीफाई किया जाता है, मम्मी को उतना ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि मम्मी से मुझे प्यार नहीं था, वो जिसका साड़ी का पल्लू पकड़ के डोलते रहे हैं हम अपने जीवन के इतने साल, है ना, वो माँ ही थी जिसे चिपक चिपक के हम एकदम सोने के लिए मरे जाते थे, वो हमारी माँ ही थी, ठीक है ना। तो एरिक एरिक्सन साहब ने कहा यार सिगमंड फ्राइड साहब का जो ये मामला है, कौन सा, कि ये कहते हैं कि हर काम कामुकता से होता है, वो गलत है। तो एरिक एरिक्सन साहब को नव फ्राइडवादी कहा जाता है। नव फ्राइडवादी यानी न्यू फ्राइडियन, यानी जो फ्राइड के साथ के समय के हैं, फ्राइड की विचारधारा से पहले सहमत थे लेकिन बाद में उसकी विचारधारा की कुछ चीजों से सहमत नहीं थे। तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिद्धांत का नाम, इनके सिद्धांत को हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका मतलब हमारा जो भी विकास होता है उसके पीछे समाज के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत,
यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। कोई दिक्कत? इन्होंने जो किताब लिखी, इनकी एक किताब बहुत फेमस है 1963 में लिखी हुई, चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड द सोसाइटी। और दूसरा, क्योंकि इसी किताब के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे हम जीवन भर संघर्ष के शिकार होते हैं, इसी किताब के अंदर इन्होंने ये बताया है, तो इन्होंने फिर एक अलग किताब लिखी, किशोरावस्था और संघर्ष, यूथ एंड क्राइसिस। ये इन्हीं की दो किताबें हैं, याद रखना है। इन्होंने कहा व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के साथ होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बदलता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने, मैंने, हमने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कि एकदम कूल, एकदम बढ़िया, एकदम राधे राधे वाले टाइप के व्यक्ति होते हैं। वहीं कुछ लोगों को हम देखते हैं जो कि एकदम खड़ूस किस्म के व्यक्ति होते हैं। देखते हो कि नहीं देखते हो? हर तरीके के व्यक्ति आप देखते होंगे। कुछ लोग आप देखते हो एकदम महाखड़ूस होते हैं, एक कुछ आप देखते हो ऐसे अम्मा बाबा होते हैं कि आय हाय कितना ही मजा आ जाए, इतने प्यारे अम्मा बाबा हैं, है ना। कुछ लोग आपको ऐसे दिखते हैं कि कितने प्यारे अम्मा बाबा हैं यार, कितने प्यारे एकदम बढ़िया तरीके के अम्मा बाबा हैं, कितनी बढ़िया तरीके से जीवन एकदम इन्होंने सफल बना रखा है। ये वाले अम्मा बाबा भी हम देखते हैं, है ना। कुछ ऐसे अम्मा बाबा होते हैं जो महाखड़ूस होते हैं, उनके दरवाजे पे तुम खेल नहीं सकते हो साहब। तो ये इनका कहना है, एरिक एरिक्सन साहब का, कि समाज के साथ उनके कैसे जीवन बीता, है ना, समाज के साथ उसकी अंतरक्रिया कैसे रही, उसका परिणाम है। तो देखो बेटा, ध्यान रखना, एक कोड मैं याद कराती हूँ, एक कोड में याद कराती हूँ, और वो कोड याद रखना। कोड का नाम है TAII, ताई। मैं यहाँ लिखा देती हूँ, कोड का नाम है TAII, ताई। तो इससे आप शुरू की 4 स्टेजेस याद कर लोगे, शुरू की 4 स्टेजेस आप इससे याद कर लोगे। शुरू की 4 स्टेजेस का नाम क्या है? TAII, ताई। उसके बाद की जो 4 स्टेजेस है ना गुड्डा, उनका कोड है, तुम अपनी ताई को आवाज लगाओगे तो ताई क्या बोलेगी? IIGI, IIGI, IIGI। तो ताई में अंदर टी का मतलब है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा 0 से लेकर 1 साल का होता है, उसके निकट संबंधी मम्मी पापा उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उससे अब उसे अपने घर वालों के प्रति विश्वास पैदा होता है, या फिर गुड्डा अविश्वास पैदा होता है। अगर विश्वास पैदा हुआ तो उसके अंदर होप, हर अवस्था में एक गुण पैदा होगा, याद रखना। हर अवस्था में आपका संघर्ष होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक चीज आपको लगेगी, और अगर पॉजिटिव लगी तो आपके अंदर कोई गुण पैदा होगा, और इसी से आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो शुरुआत में मम्मी पापा का आपके प्रति प्रेम, लगाव, केयर महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। 0 से लेकर 1 साल का बच्चा, थोड़ा सा दिमाग में ठंडे से बैठाना है, मेरी आवाज को सिर्फ सुनना है, 2 मिनट के लिए देखना बंद करो। इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको प्यार कर रहे हो, तो आपको उसको अभी से ट्रस्ट पैदा होने लगेगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं। वो बोल नहीं पा रहा, अब्बा जब्बा डब्बा भी उसकी भाषा नहीं, वो कह रहा कितने अच्छे लोग हैं, मेरे रोने पे भागी चली आती है मेरी माँ, और नाच के दिखाता है मेरा बाप, ये दोनों मुझे रात में 4 बजे भी करते हैं एंटरटेन। सोचता होगा बच्चा, क्योंकि करवाता है भाई साहब। तो यहाँ गुण पैदा होता है होप, आशा का, कि यार कुछ भी करो, बढ़िया मम्मी पापा मिल गए हैं, मुझे आशा है कि ये भविष्य में भी ऐसे रहें और मैं इन्हें अपनी उंगलियों पे नचाऊं। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं स्वायत्तता बनाम संदेह। स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, या आपका क्या कहेंगे, लज्जा। डाउट या लज्जा कहेंगे, शेम कहेंगे, संदेह या लज्जा, संदेह या लज्जा। अब स्वायत्तता का मतलब होता है 1 से लेकर 3 साल का बच्चा। अब स्वायत्तता का मतलब ये, अब इसके पैर निकल आए बेटा, अब ये घर में ये बोलता है मम्मी मैं करूंगा मैं करूंगा, और करते भी है भाई साहब। ये सबसे बेस्ट है, आप बैठे रहो आराम से अपना काम करो, बेटा ये बर्तन रख के आओ सिंक में, रख के आएंगे सॉरी बेटा ये खाने की प्लेट दे के आओ, बाबा को खाना दे के आएंगे, करवाओ इनसे काम।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी इस समय पे क्या बोलते हैं, कीड़ा पैदा हो रखा है स्वायत्तता, स्वतंत्रता का, कि आए अब तो हम खुद कर सकते हैं बहुत सारे काम, हम भी बड़े हो रहे हैं। स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। अब ये काम खुद से करेंगे, मम्मी आप ही खाऊंगा, मम्मी आप ही नहाऊंगा, मम्मी आप ही सूसू करने जाऊंगा, आप ही का मतलब अपने आप बोलो जा। अब अगर इसकी सूसू की कुछ बूंदे उस इसके पैंट में गिर गई, अरे भाई साहब डांटने की क्या जरूरत है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अरे कर लेने दो, क्या दिक्कत है, बचपन में इससे पहले भी तो खुद पजामे बिगाड़ ही रहा था, ये कर लेंगे कुछ। ये जो लेके गया खाना पीना गिर गया तो भी डांटना नहीं है, क्योंकि डांट दोगे तो इसके मन में लज्जा या संदेह पैदा हो जाएगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और नहीं डांटा तो जैसा इसने उल्टा पुल्टा काम किया, इसके अंदर एक गुण पैदा होगा, विल, शक्ति, विल, इच्छा पैदा होगी कि मैं और काम कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? तो बोले भाई साहब मैं और दो एक काम कर सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या पैदा होगी बेटा जी? विल पैदा होगी, यानी इच्छा पैदा होगी कि और दो चार काम मैं खुद से करूंगा। क्या पैदा होगी? इच्छा। फिर आई का मतलब अब ये जाएगा स्कूल, प्ले स्कूल में, तो 3 से 6 साल का बच्चा है, तो ये इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। ये कहां जाएगा गुड्डा जी? ये जाएगा अपने प्ले स्कूल में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। तो जब ये करने जाएगा, इनिशिएट लेगा, वहां मैम कहेगी कौन इस काम को करेगा, तो ये हाथ खड़ा करेगा। अगर वहां इसको डांट दिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहां इसको डांट दिया गया, बेटा रिफ्रेश कर लेना एक बार, बड़ा बदतमीज है, बीच में है ना एकदम ऐसे दिखना बंद हुआ ना 1 मिनट के लिए, हाँ ठीक है ना। तो आराम से अपना पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन ना करो, अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करना, ठीक है। तो पहल बनाम अपराध बोध, ये बेचारा इनिशिएट लेगा, मैम मैं करूंगा। अगर मैम ने डांट दिया तो फिर इसके अंदर, बेचारे के अंदर अपराध बोध आ जाएगा कि मैं स्कूल में कर नहीं सकता, ठीक है। अगर लेकिन मैडम ने नहीं डांटा तो इसे अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। और उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य यही है, परिश्रम करना। तो इसको जीवन का उद्देश्य मिलेगा कि मुझे क्या करना है। लास्ट आई यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, दोनों ही आई से, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, कि मुझे परिश्रम करने की जरूरत है, नहीं तो मैं बाकियों के मुकाबले में इंफीरियर रह जाऊंगा। और फिर ये 6 से 12 साल की उम्र में मेहनत करेगा। बेटा परिश्रम से ही क्षमता यानी कॉम्पिटेंस बनती है, मानते हो ना। तो 4 स्टेजेस आपको याद हो गए, 4 स्टेजेस आपको याद हो गए। बची हुई 4 स्टेजेस IIGI, इसमें अब 4 स्टेजेस। तो 12 साल के बाद यानी जवानी आई है, तो किशोरावस्था से शुरुआत होती है। किशोर बच्चा, स्टैनले हॉल जिन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल, है ना, आपकी एसोसिएशन APA की शुरुआत की थी, उस स्टैनले हॉल ने भी इस बात को माना है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो यहां पर 5वीं स्टेज में आई का मतलब है कि आइडेंटिटी यानी पहचान बनाम रोल, भूमिका कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बच्चा अपनी आइडेंटिटी पहचानने के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा, या फिर उसको ये भ्रम होगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि पापा कह रहे होंगे साइंस ले, मम्मी कह रही होंगी कि नहीं बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स ले। बच्चे का मन है मैं गिटार लेकर गिटार बजाऊं। तो बड़ा पहचान बनाना, भूमिका द्वंद यहाँ रहेगा। यहाँ पर बच्चे की उम्र 12 से लेकर 18 साल है। अगर वो अपनी पहचान समझ पाया कि मुझे क्या करना है, तो फिर यहाँ पर आप देखोगे कि उसके अंदर फिडेलिटी, कर्तव्य निष्ठा का गुण पैदा होगा। कौन सा गुण? फिडेलिटी, कर्तव्य निष्ठा का गुण पैदा होगा। फिर आता है अंतरंगता बनाम अलगाव, यानी फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। उम्र होगी 18 से लेकर कौन सी उम्र होगी? 18 से लेकर 29 साल तक, कहीं कहीं 28 साल भी लिखा है, घबराना नहीं। यहाँ पर ये बहुत अच्छे, क्योंकि ये कर्तव्यनिष्ठ है, ये कर्तव्यनिष्ठ के साथ इसने मेहनत कर करके अपनी क्षमता आगे बढ़ा दी है, इसको जीवन का पर्पस पता है, इसके अंदर विल, इच्छा है, इसके अंदर होप भी है। तो बेटा जी अब ये इंटीमेट रिलेशन बनाएगा, दोस्त बनाएगा, यार बनाएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा, पति बनाएगा, पत्नी बनाएगा, रिश्ते बनाएगा, दोस्त बनाएगा, यार बनाएगा, भाई बनाएगा, बहन बनाएगा,
ठीक है, कब बना पाएगा? जब अब तक का सब कुछ सिस्टमैटिकली अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर इसके अंदर इंटीमेसी यानी अंतरंगता पैदा होगी, क्लोज रिलेशनशिप पैदा होंगे, और फिर इसके अंदर जो गुण पैदा होगा वो पैदा होगा लव का गुण। कौन सा? लव, प्यार करेगा, वरना अलग डोलेगा लोगों से, इसको लगेगा सब झूठे हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, खुद के अंदर इंफीरियरिटी की भावना पैदा होगी, लज्जा संदेह होगी, अपराध बोध होगा, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता होगा, खुद का रोल नहीं पता होगा, तो क्या करेगा? लोगों से दूर रहेगा। ठीक साहब। फिर अगर इसके अंदर लव पैदा हुआ, इसके अच्छे रिश्ते भी हैं, तो जी, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, जननशीलता बनाम ठहराव। जननशीलता, ये जिनसे प्यार करता है उनके प्रति कमाएगा, उनके प्रति मेहनत करेगा, उनके प्रति, इस समाज के प्रति आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाने के लिए काम करेगा। या फिर ठहराववाद, अगर कोई इसके जीवन में नहीं है तो इसके जीवन में क्या देखने को मिलेगा? ठहराववाद, इट्स स्टिग्नेशन, किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। 29 से लेकर 65 साल, और यहाँ इसके अंदर क्या गुण पैदा होता है? देखभाल का। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो संपूर्णता बनाम निराशा, लास्ट स्टेज है जिसे हम बोलते हैं लास्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। संपूर्णता, अगर उसने अपना जीवन पॉजिटिव तरीके से जिया तो उसके जीवन में संपूर्णता होगी, और 65 से ऊपर साल का होगा, और विजडम यानी ये बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसके पास, बड़े बुजुर्ग के पास बच्चे आकर बैठना चाहेंगे। या फिर इसके अंदर जीवन के प्रति क्या होगी? निराशा होगी। चलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी मैं आपसे, यहां से रिलेटेड भी, ताकि आपको